हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केवीएस पेडागोजी का डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि रहने वाली है सारी थ्योरीज। इससे पहली वाली वीडियो में हम ऑलरेडी 2 थ्योरीज डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में हम डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट की 3 थ्योरीज और डिस्कस करेंगे। सो अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, सो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। एंड बिफोर प्रोसीडिंग लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या फिर नहीं सब्सक्राइब किया है अभी तक, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड येस, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो बेसिकली ये हमारी 5 डोमेन्स है जो कि हमारे सिलेबस में दी है। फिजिकल डेवलपमेंट, मॉरल, इंटेलेक्चुअल, जिसे हम कॉग्निटिव भी बोलते हैं, सोशल एंड इमोशनल। तो ये सारे डोमेन्स हम बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं। अगर नहीं देखी आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब हम इन्हीं डोमेन्स की फिजिकल और कॉग्निटिव डोमेन के हम थ्योरीज कर चुके हैं। अब हम जो करेंगे वो हम करेंगे सोशल, मॉरल और इमोशनल डेवलपमेंट की थ्योरीज, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो जो अब हम डोमेन करेंगे वो है सोशल डेवलपमेंट। ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं कि ये क्या होता है, फिर भी मैं रिवाइज करवा देती हूँ। सोशल डेवलपमेंट मीन्स हाउ चाइल्ड इंटरैक्ट्स विद हिज इन्वायरमेंट। एक बच्चा है वो अपने इन्वायरमेंट से, अपनी सराउंडिंग से, अपने आसपास के लोगों से कैसे बात करता है, कैसे डील करता है, और बेसिकली ये सोशल स्किल से रिलेटेड है सोशल डेवलपमेंट। इसके 2 टाइप है, प्राइमरी और सेकेंडरी। बच्चा सबसे पहले कहाँ से सीखता है? प्राइमरी एजेंट मतलब अपनी फैमिली और फैमिली मेम्बर से। सेकेंडरी एजेंट आ जाते हैं उसका स्कूल, उसके टीचर्स और उसके फ्रेंड्स या फिर उसका कॉलेज, ठीक है। और एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन में मतलब कि बच्चे को कौन कौन सी, कहाँ से चीज़ें सीखने को मिलती है, किस किस एजेंट से? फैमिली, स्कूल, पीयर्स मतलब फ्रेंड्स, या फिर 4th में मास मीडिया। सो इन सब चीज़ों से बच्चा, इन सब लोगों से बच्चा सोशल होता है। ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल। अब हम सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट रहने वाले हैं स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन, और जिसे हम साइको सोशल थ्योरी भी बोलते हैं, और ये दी गई है एरिक एरिक्सन द्वारा, जिसमें कि 8 स्टेजेस है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। हर साल इस थ्योरी से, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो जिसके अंदर आपसे पेडागोजी पूछी गई है, साइकोलॉजी पूछी गई है, बीट सीटेट, एचटेट या फिर केवीएस, इस थ्योरी से एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। सो अब हम इस थ्योरी को डिटेल में और बहुत अच्छे से अब पढ़ेंगे। जो फर्स्ट स्टेज रहने वाली है वो है इन्फेंसी, ठीक है, जिसका कॉन्फ्लिक्ट है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। मतलब कि अगर कोई पेरेंट कुछ या फिर जो आसपास के लोग हैं उसके लिए कुछ कर रहे हैं, तो इन्फेंसी स्टेज में उस बच्चे का या तो उनके लिए ट्रस्ट गेन होगा या तो मिसट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब विश्वास, ठीक है, उसका उल्टा ही हो जाएगा मिसट्रस्ट। सो जो इन्फेंसी पीरियड है वो है बर्थ से लेके 18 मंथ्स तक, जिस स्टेज में बच्चा फीडिंग करता है। और बेसिकली इसके क्या आउटकम्स हैं वो हम देख लेते हैं। सो आउटकम क्या रहता है? अगर जो उसके केयर टेकर है, केयर टेकर यहाँ पे कौन हो जाएगा? पेरेंट्स, क्योंकि जब बच्चा 18 महीने तक का होता है जमने के बाद, तो बेसिकली वो किनके साथ रहता है? अपने पेरेंट्स या फिर और फैमिली मेम्बर्स, दादा दादी या भाई बहन हो गए। अगर वो उसकी अच्छी से केयर करेंगे, उसको टाइम पे खाना देंगे, उसके साथ खेलेंगे, ठीक है, बेसिकली अगर उसकी केयर करेंगे और इसके साथ इन्वॉल्व होंगे तो बच्चा उनके लिए ट्रस्ट गेन करेगा, अदरवाइज मिसट्रस्ट गेन हो जाएगा। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे कि बच्चा आपकी गोदी में, अपने माँ बाप की गोदी में बच्चा हमेशा खुश रहता है, या फिर अपने भाई बहन की। बट अगर आप उसको घर से बाहर ले जाओ, आस पास के लोगों को देख के वो रोने लगता है, या फिर अगर उसको कोई अपनी गोदी में बुलाए तो उनकी गोदी में वो नहीं जाता। तो ये जो पीरियड है, बच्चा जो बच्चे के पेरेंट्स है, केयर गिवर्स है, सिर्फ वो ही उस बच्चे का अभी तक ट्रस्ट गेन कर पाए हैं, ना कि आसपास के लोग। सो बेसिकली जो फर्स्ट स्टेज है इन्फेंसी वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, और जिसके आउटकम्स और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो नेक्स्ट स्टेज रहने वाली है अर्ली चाइल्डहुड, जिसका टाइम पीरियड है 2 to 3 years। ऑटोनमी का मतलब होता है, ये जो बेसिक कॉन्फ्लिक्ट है वो है ऑटोनमी
वर्सेस शेम एंड डाउट। सो ऑटोनॉमी का मतलब होता है इंडिपेंडेंटली कोई काम करना, मतलब यू आर इंडिपेंडेंट। ऑटोनॉमी मतलब इंडिपेंडेंट, जब आपको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। सो बेसिकली जब बच्चा 2 से 3 साल का हो जाता है तो वो कुछ कुछ चीज़ें खुद से करने लगता है, ठीक है। वो अपने जो स्किल्स है, जो अपने बॉडी पार्ट्स है, उन पे कंट्रोल पाने लगता है, वो खड़ा होने लगता है, आगे चलने लगता है थोड़ा बहुत। मोर ओवर इस स्टेज में जो बच्चा है वो अपने लिए चीज़ें खुद पसंद करना चाहेगा, कि वो अपने पेरेंट्स को बोलेगा कि मुझे ये वाली ड्रेस पहननी है, उसके आप पूछो 3-4 कपड़े निकाल के आप क्या पहनोगे तो वो हाथ रखेगा, मुझे ये पहनना है। इस स्टेज में बच्चा खुद के टॉयज़, मतलब आप उसके सामने बहुत सारे टॉयज़ रख दो, वो खुद सिलेक्ट करेगा मुझे इस टॉय से खेलना है, वेयरएज़ पहले आप उसको कुछ भी दे दो वो खेलने लग जाता था। सो बेसिकली इस स्टेज में बच्चा चाहता है कि मैं थोड़ा इंडिपेंडेंट हूँ, अगर वो नहीं होगा तो वो रोने लगेगा। बेसिकली यहाँ पे शेम और डाउट नेम गिवन है। शेम और डाउट से बेसिकली ये मतलब है कि बच्चा अगर उसके मुताबिक चीज़ नहीं होगी तो वो रोने लगेगा। और जो बेसिक इवेंट है, बच्चों को यहाँ पे टॉयलेट ट्रेनिंग अच्छे से आ जाती है। नेक्स्ट जो स्टेज रहने वाली है वो है प्री स्कूल, जो कि एज ईयर्स तक है 3 to 5 ईयर्स। और जो इसका बेसिक कॉन्फ्लिक्ट है वो रहने वाला है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव का मतलब होता है जब बच्चा खुद से कुछ करना चाहे, चाहे वो कुछ भी उसका न्यू थॉट हो, चाहे वो कोई गेम खेल रहा है, चाहे वो कुछ लिख रहा है पेज पे, ठीक है। तो अगर बच्चा कुछ भी इनिशिएटिव कर रहा है, अगर मतलब बच्चा खुद से कुछ भी कर रहा है इंडिपेंडेंटली, अगर जो उसके आसपास के लोग हैं अगर वो उसे एनकरेज करेंगे तो ये पॉजिटिव वे में देखा जाएगा, बच्चा खुश होगा, मोटिवेट होगा, दोबारा से ऐसे खुद से वो चीज़ें करेगा, आगे वो और इनिशिएटिव्स लेगा। बट अगर जो बच्चे का न्यू थॉट है या फिर वो कुछ भी कर रहा है और जो आसपास के लोग हैं, बेसिकली उसके टीचर्स, फ्रेंड्स या फिर उसके घर वाले, अगर उसको रोक दे, मतलब डिस्करेज कर दे, तो बच्चा गिल्ट में चला जाएगा। गिल्ट का यहाँ पे मतलब है कि बच्चा वो आगे से चीज़ नहीं करेगा, वो मोटिवेट नहीं होगा उस चीज़ के लिए। सो बेसिकली अगर जो बच्चे चीज़ें अच्छी करते हैं तो पेरेंट्स और टीचर्स उसको इनिशिएट, उसको मोटिवेट करते हैं कि वो आगे भी ऐसे करता रहे। अगर बच्चा कुछ किसी की चीज़ चुरा रहा है या फिर कुछ झूठ बोल रहा है तो ऑब्वियसली जो उसके आसपास के लोग हैं उसे डिस्करेज करेंगे कि वो आगे ना करे। और अगर वो आगे करेगा तो सेम चीज़, तो उसके मन में गिल्ट रहेगा कि मैंने ये चीज़ गलत करी है। नेक्स्ट स्टेज है वो है स्कूल एज, जो कि रहने वाली है 6 to 11 ईयर्स, जिसमें है इंडस्ट्री और इन्फीरियॉरिटी। यहाँ पे जो बच्चा है आप देख सकते हैं कि चिल्ड्रन नीड्स टू कोप विद न्यू सोशल अकेडमिक डिमांड्स। अब बच्चा जो यहाँ पे बेसिक एक्टिविटी होती है वो होती है स्कूल। बच्चा इस टाइम पे स्कूल जाता है तो कंपटीशन उसके लिए बढ़ जाता है और बच्चों के साथ, ठीक है। तो बेसिकली इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चों को सोसाइटी के हिसाब से, और यहाँ पे बात हो रही है स्कूल की, तो बच्चों को क्लास के हिसाब से कोप अप करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर टीचर ने एक ड्राइंग दी है, ड्राइंग टीचर ने बनाने के लिए कि आपको एक बर्ड बनानी है, ठीक है, और टीचर ने बोर्ड पे बता भी दिया कि आपको ऐसे बनानी है। अब अगर बच्चा उसको बर्ड को अच्छे से बना लेगा तो टीचर उसकी तारीफ़ करेगा, येस वेरी नाइस। अगर टीचर उसकी तारीफ़ कर दे तो बच्चा इंडस्ट्री मतलब सुपीरियर फील करेगा, उसको शर्म नहीं आएगी, वो बहुत खुश होगा कि मैंने ड्राइंग अच्छी बनाई है। बट अगर उसका कोई फ्रेंड जिसकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, उसने बर्ड ठीक से नहीं बनाई और टीचर ने उसे गुस्सा कर दिया, ये कैसी बर्ड बनाई है, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जाओ दोबारा इसको रब करके दोबारा बनाओ, तो वहाँ पे बच्चों को इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। इन्फीरियॉरिटी मतलब वो अपने आप को दूसरे बच्चों से कम समझने लगेंगे। सो इंडस्ट्री मतलब जब वो सोशल नॉर्म्स, और यहाँ पे सोशल नॉर्म्स का मतलब है जब वो क्लास में और बच्चों के साथ कोप अप कर ले, ठीक है। और इन्फीरियॉरिटी मतलब जब वो अपने आप को और बच्चों से कम समझे। नेक्स्ट स्टेज रहने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज, जो कि है एडोलेसेंस, जिसका टाइम पीरियड है 12 to 18 ईयर्स। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है, बेसिक कॉन्फ्लिक्ट का मतलब यहाँ पे होता है बेसिक कन्फ्यूजन, ठीक है। तो वो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। यहाँ पे जो बच्चों की बेसिक एक्टिविटी होती है वो होती है सोशल रिलेशनशिप्स। सोशल रिलेशनशिप्स मतलब यहाँ पे जो बच्चे होते हैं
वो आसपास के लोगों के साथ अपना रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करते हैं। अभी तक बच्चे का स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता था, इससे पहले सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई और भैया के साथ। अडोलेसेंस एज में जो बच्चा है वो बेस्ट फ्रेंड्स बना लेता है, उसके लिए फैमिली से भी ज़्यादा इस पीरियड में अपने दोस्त या फिर उसके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो सब इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। सो बेसिकली जो अडोलेसेंस पीरियड है, इस एज में बच्चा अपनी आइडेंटिटी खोजने की कोशिश करता है कि वो सोसाइटी में है, उसकी क्या आइडेंटिटी है, वो अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है पढ़ लिख के। और अगर वो उस चीज़ को क्लैरिटी नहीं रखना माइंड में कि आगे जाके मुझे क्या करना है, आगे जाके मुझे क्या बनना है, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, अगर उसको ये चीज़ क्लियर ही नहीं है माइंड में, तो एट टाइम्स वो उसकी जो आइडेंटिटी वो कन्फ्यूजन में चला जाता है। अगर बच्चा कन्फ्यूज है तो अपने आसपास के लोगों के साथ वो अच्छे रिलेशंस भी नहीं बना पाएगा। नेक्स्ट स्टेज है वो है यंग अडल्टहुड। एडोलेसेंस के बाद यंग अडल्टहुड स्टार्ट हो जाता है, जिसका टाइम पीरियड है 9 to 40 ईयर्स ऑफ एज। और इसमें देखा जाता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। और बहुत इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो होते हैं रिलेशनशिप्स, पर्सनल रिलेशनशिप्स। अब इस स्टेज में जो इंसान है वो शादी कर लेता है, उसकी फैमिली होती है। सो अगर उसके रिलेशनशिप उसकी फैमिली के साथ अच्छे हैं, उसके हस्बैंड या वाइफ के साथ अच्छे, उसके पेरेंट्स के साथ अच्छे हैं, तो बहुत हेल्दी लिविंग होगी उसके लिए, स्ट्रेस फ्री लिविंग होगी, खुश खुश रहेगा वो आदमी। बट अगर उसके रिलेशनशिप अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ नहीं है अच्छे, तो वो आइसोलेटेड फील करेगा। आइसोलेटेड मतलब अकेला। नेक्स्ट है मिडिल अडल्टहुड, जिसकी एज है 40 to 65 ईयर्स, जिसमें है जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। इस स्टेज में जो इंसान है वो अपने आप को बेटर करने की कोशिश करता है। बेटर करने के लिए वो न्यू चीज़ें ट्राई करता है और बेसिकली वो लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें, अपनी फैमिली को अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सके, जिसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करता है। बट अगर उसका हार्ड वर्क कुछ रंग नहीं लाता, अगर उसकी मेहनत रंग नहीं लाती, तो वो स्टैग्नेशन हो जाता है। स्टैग्नेंट मतलब कि वो रुक जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर किसी का हार्ड वर्क नहीं बार बार रंग लाएगा तो उसकी मेहनत नहीं रंग लाएगी, तो वहाँ पे इंसान की मेहनत रुक जाती है, वो रुक जाता है और मेहनत करना। और बेसिकली जो उसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहा क्योंकि इसकी मेहनत नहीं रंग ला पा रही। नेक्स्ट है मैच्योरिटी, जिसका एज पीरियड है 65 ईयर्स टू डेथ। इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, कन्फ्यूजन है, वो है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। बेसिकली अब बूढ़ा हो गया व्यक्ति, वो अपनी पास्ट की बातें सोचता रहता है, वो पास्ट में जीने लगता है कि हमने अपने टाइम पे ये किया था, हमने अपने बच्चों के साथ ये किया था, हमारे साथ ये हुआ था जब हम बहुत यंग थे, ठीक है। सो अगर इस स्टेज, अगर किसी आदमी, किसी व्यक्ति की लाइफ बहुत ही अच्छी रही है तो ईगो इंटीग्रिटी रहेगी उसमें, मतलब वो खुश रहेगा कि हाँ देखा हमने तो अपने टाइम पे ये किया है, हमने वो किया है। बट जो व्यक्ति अपनी लाइफ में अच्छा नहीं कर पाता 65 ईयर्स से पहले, तो उसमें डिस्पेयर मतलब दुख, उसमें फिर दुख रह जाता है कि मैं ये करना चाहता था बट मैं ये नहीं कर पाया। सो बेसिकली ये हमारे 8 स्टेजेस है गिवन बाय एरिक एरिक्सन। इसमें आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, एज पीरियड पूछा जा सकता है, स्टेज का नाम पूछा जा सकता है, या फिर जो कॉन्फ्लिक्ट्स है कि इस स्टेज में व्यक्ति को क्या कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, तो आपको हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। और इस टेबल को अगर आप ध्यान से स्टडी करेंगे, इस टेबल में सब कुछ गिवन है। नेक्स्ट है प्ले इन सोशलाइजेशन अकॉर्डिंग टू पार्टन गिवन इन 1932। सो जो बच्चा है उसने वो कैसे डिफरेंट टाइप के प्लेस से सीखता है, कैसे डिफरेंट टाइप के खेल से सीखता है, तो वो पेटन द्वारा 1932 में दिया हुआ है। तो वो कुछ उन्होंने प्लेस दिए हैं कि बच्चा इन डिफरेंट खेलों से सीखता है। सो अब हम उनका कुछ देख लेते हैं। ये भी सोशलाइजेशन के अंदर आता है, सोशल डेवलपमेंट का ही पार्ट है। सो सबसे पहला है सॉलिटरी प्ले। सॉलिटरी का मतलब होता है अलोन, अकेला। सो इधर जो बच्चा है वो अकेला खेलता है,
ठीक है, किसी और के साथ नहीं खेलता, चाहे वो गार्डन में हो, प्लेग्राउंड में हो या फिर अपने घर में हो। बच्चे को कोई भी आप चीज़ें दे दो खेलने के लिए या फिर वो खुद ही फुटबॉल के साथ खेल रहा है। सो बेसिकली इस सॉलिटरी प्ले में बच्चा अकेला खेलता है किसी और बच्चे के बिना। नेक्स्ट है पैरेलल प्ले। पैरेलल प्ले का मतलब है कि बच्चे आपस में आसपास बैठे हुए हैं बट हर कोई अपनी अपनी गेम खेल रहा है, वो और दूसरे का खेल नहीं देख रहा। अब वो प्ले सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी। जो टीचर है किसी बच्चे को कोई गेम दे दे, किसी बच्चे को दूसरी गेम दे दे और सब बच्चे सिर्फ अपने ही प्लेज में लगे हैं, अपने ही गेम्स में लगे हैं। वो एक दूसरे के गेम में नहीं देख रहे कि वो क्या कर रहा है। और वो गेम टीचर सेम भी दे सकता है, तब भी बच्चा अपने में ही मस्त है और किसी के प्ले में वो देख ही नहीं रहा कि साथ वाला बच्चा क्या कर रहा है। नेक्स्ट है कैरेक्टर प्ले। कैरेक्टर प्ले में बहुत से बच्चे साथ में बैठे हुए हैं बट वो एक दूसरे को देख के उनको इमिटेट करते हैं। इमिटेट मतलब उनकी तरह चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होके, उनसे प्रभावित होके। तो ये होता है कैरेक्टर प्ले। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास में टीचर ने बच्चों को क्ले दे दी और बोल दिया तुम कुछ भी करो, इस क्ले का कुछ भी बनाओ। अब जो आसपास के बच्चे होंगे ना, अगर कोई एक बच्चा उस क्ले का कुछ अच्छा सा बना रहा है तो जो आसपास के बच्चे होंगे वो भी उसे को देख देख के उससे प्रभावित होके वैसा ही कुछ बनाने लगेंगे। सो ये होता है कैरेक्टर प्ले। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्ले। एसोसिएटिव प्ले एक ऐसा प्ले है जो कि बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है, जिसके कोई भी रूल्स और रेगुलेशन नहीं होते। एक क्लास में या फिर एक रूम में बहुत से बच्चे हैं, वो कुछ भी अपने हिसाब से खेल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा अपने हाथ से एरोप्लेन उड़ाने की एक्टिंग कर रहा है, वो भाग ही जा रहा है रूम में चारों तरफ और वो दिखा रहा है कि देखो मैं एरोप्लेन उड़ा रहा हूँ। एक बच्चा अपने हाथों से कार चलाने की कोशिश कर रहा है ज़मीन पे। सो बेसिकली बच्चे कुछ भी यहाँ पे कर रहे हैं, कोई भी रूल्स और रेगुलेशन नहीं है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव प्ले। कोऑपरेटिव प्ले में बच्चों को एक दूसरे का योगदान की ज़रूरत है खेलने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा कोई क्लास में घर घर खेल रहा है तो वो अकेला तो नहीं खेल पाएगा, उसको और भी बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी कि कोई फादर बने, कोई मदर बने, कोई सिस्टर बने, कोई ब्रदर बने। सो कोऑपरेटिव प्ले में एक दूसरे को की ज़रूरत होती है बच्चों को उस प्ले को आगे बढ़ाने के लिए। आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको यूज़फुल लग रही है फॉर योर एग्ज़ाम, तो प्लीज़ आप ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा। प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर कोई स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है तो कहाँ हो सकता है। सो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक, शेयर और कॉमेंट भी करिएगा। नेक्स्ट है मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट को हम अच्छे से समझ चुके हैं, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मॉरल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि इट इज़ अ प्रोसेस वेयर चाइल्ड नोज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। मॉरल डेवलपमेंट में बच्चों को सही और गलत के बीच में फ़र्क करना आ जाता है। सो इसका मतलब होता है मॉरल डेवलपमेंट। इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो कि कोलबर्ग द्वारा दी गई है, ये भी एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती है। सो अब हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो मॉरल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो कि कोलबर्ग ने दी है। इसमें 3 लेवल्स है और हर एक लेवल में 2 स्टेजेस है। सो बेसिकली 3 स्टेजेस देखने को मिलते हैं हमें इस थ्योरी में और 3 लेवल्स, ठीक है, 3 लेवल्स एंड 6 स्टेजेस। जो फर्स्ट लेवल है वो है प्री कन्वेंशनल, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। सेकेंड लेवल है वो है कन्वेंशनल लेवल और थर्ड लेवल है वो है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। हर एक लेवल में 2-2 स्टेजेस है, तो हम हर एक लेवल को समझने की और हर एक स्टेज को समझने की कोशिश करेंगे। तो जो फर्स्ट लेवल है वो है प्री कन्वेंशनल लेवल। इस लेवल में बेसिकली क्या होता है, जो बच्चे की मोरालिटी है, मोरालिटी मीन्स बच्चे का बिहेवियर, जो बच्चे का सही बिहेवियर है, ठीक है, मोरालिटी, ये उससे कंसर्न करता है। यहाँ पे जो बच्चे के बड़े हैं, हम यहाँ पे टीचर्स और उसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो रूल्स उसे बता देते हैं कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए और ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये सही है, ये गलत है। फॉर एग्जांपल, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। सो जो बच्चे हैं इसमें, इस लेवल में, वो जो अकॉर्डिंग टू द रूल्स है जो उसके पेरेंट्स और टीचर्स द्वारा बताए गए हैं, उन्हें फॉलो करने की कोशिश करता है। क्योंकि वो पनिशमेंट से बचना चाहता है। आपने देखा होगा हम क्लास में टीचर कह देता है
कि चुपचाप फिंगर ऑन योर लिप्स करके बैठ जाओ, नहीं तो मैं पनिशमेंट दूंगी। तो सब बच्चों की फिंगर ऑन योर लिप्स हो जाती है। तो वो बच्चे क्यों करते हैं? पनिशमेंट से बचने के लिए। अब यहाँ पे स्टेजेस दो है। पहली स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। अब जो चिल्ड्रन है यहाँ पे रूल्स को फॉलो करते हैं कि वो ओबीडियंट का क्या मतलब होता है? जो आपको किसी बड़े ने कह दिया आप उसकी बात मान लो, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है। तो वो बच्चा बहुत ओबीडियंट है। तो यहाँ पे बच्चा बस जो किसी बड़े ने कह दिया वो बात मान ली। क्यों? क्योंकि पनिशमेंट से बचने के लिए। नेक्स्ट है सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। सो इस स्टेज में जो बच्चा है वो बड़ों की बात कई बार क्यों मानता है? रिवॉर्ड्स के लिए। रिवॉर्ड्स मतलब इनाम के लिए, कि उसके पापा मम्मी ने कहा कि जाओ तुम बाजार से ये चीज़ ले आओ, तो उसको 10 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, तुम अपने लिए चिप्स या चॉकलेट भी ले आना। तो जो बच्चा है वो बड़ों की बात इस स्टेज में इसलिए भी मानता है कि उसको कोई रिवॉर्ड भी मिलेगा, उसको कोई इनाम भी मिलेगा। सो बेसिकली इस स्टेज में रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट इंक्लूड होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार देखा गया एग्जाम में कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट कौन से लेवल से बिलोंग करता है? दैट इज प्री कन्वेंशनल स्टेज। और रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट कौन सी स्टेज है? सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। सो बेसिकली मैं आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी सो दैट कि आपको बार बार ही वीडियो नहीं देखनी पड़े। बट अगेन अगर आप बार बार वीडियो देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं तो पीडीएफ नोट्स में भी आपको सब प्रोवाइडेड होगा इसी पीपीटी का। और उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सो हम नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ते हैं, जो कि है कन्वेंशनल लेवल। जो इस स्टेज में बच्चा है कन्वेंशनल लेवल में, उसको सही और गलत के बीच में फ़र्क पता चल जाता है। अब वो जो उसको फ़र्क है उसके बड़े लोग, उसके पेरेंट्स या फिर उसके टीचर्स नहीं समझाते। अब वो सोशली एक्टिव हो जाता है, मतलब वो अपनी कम्युनिटी में वो आसपास बाहर निकलने लगता है। उसको लॉ और ऑर्डर के बारे में पता चलता है कि ये ऐसी हमारी गवर्नमेंट, आपने देखा होगा तभी बच्चों को स्कूल में डेमोक्रेसी, लॉ और इस सब के बारे में पढ़ाया जाता है। सो बेसिकली इस एज में बच्चे को लॉ और ऑर्डर के बारे में पता चल जाता है और उन्हीं लॉ और ऑर्डर को वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं सो दैट कि वो भी एक एक्टिव मेंबर बन सके इस सोसाइटी के। और जो इसकी दो स्टेजेस हैं वो है गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी। सो बेसिकली स्टेज 3 है गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन। इसके अंदर जो बच्चा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको हर एक टीचर से, हर एक मतलब अपने पेरेंट्स से, हर एक फैमिली मेम्बर से उसको ये सुनने का मन करता है गुड बॉय या फिर गुड गर्ल, आप ये चीज़ कर रहे हो, यू आर अ गुड बॉय, आप एकदम सही कर रहे हो। ठीक है। सो ये गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन कन्वेंशनल लेवल का ही पार्ट है। देन जो 4th स्टेज है वो है लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी। सो इस स्टेज में जो बच्चा है वो समझ जाता है जो हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए लॉज और ऑर्डर बनाए हैं वो सोसाइटी की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्री कन्वेंशनल लेवल में बच्चे को नहीं पता होता लॉ और ऑर्डर के बारे में। उसको बस जो उसकी अथॉरिटी है, मतलब जो उसके टीचर और पेरेंट्स है, जो उन्होंने बता दिया वो ही उनके लिए रूल बन गया। बट अब जब कन्वेंशनल लेवल में बच्चे को पता चल जाता है कि हमारे लिए जो रूल्स हैं वो बना रखे हैं गवर्नमेंट ने, और वो जो रूल्स है वो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ये कन्वेंशनल जो लेवल है अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग ये हाईएस्ट लेवल है, और ये अडोलेसेंट्स के बाद जो अडल्टहुड पीरियड होता है वो उन व्यक्तियों में ही पाया जाता है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। अब ये हाईएस्ट लेवल इन्होंने क्यों बताया है कि इसमें हमारी जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है वो बहुत, मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब है जो हमारी जजमेंट होती है चीज़ों को लेकर, वो उसको हम अच्छे से परख सकते हैं क्या ये सही है या गलत। बट अकॉर्डिंग टू हिम कोलबर्ग सिर्फ 12 से 15%, 12 to 15% लोग ही इस लेवल तक पहुंच पाते हैं। ज़्यादातर लोगों की जो जजमेंट है वो गलत ही पाई जाती है। जो इसमें 2 स्टेजेस है, स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। अकॉर्डिंग टू हिम
जो वर्ल्ड में अलग अलग लोग हैं वो अपने डिफरेंट ओपिनियंस होल्ड करते हैं, और इस स्टेज में जो व्यक्ति आके वो समझ जाता है कि हर एक व्यक्ति का अपना अलग अलग ओपिनियन और हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से सही है। सो ऐसा तो बहुत ही कम लोग ही समझ पाते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से सही है। सो ये चीज़ बहुत ही कम लोगों में डेवलप होती है। सो तभी वो 10 से % लोग ही इस स्टेज तक पहुंच पाते हैं कि वो औरों का पॉइंट ऑफ व्यू भी उसके हिसाब से समझ सके। हर कोई ऐसे नहीं समझता। देन जो, और हाँ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में यहाँ पे जो व्यक्ति है उनको अपने सोशल राइट्स, अपने इंडिविजुअल राइट्स के बारे में भी पता होता है, और वो जो लॉज है उनको रिजिड रूल्स के हिसाब से नहीं देखते। मतलब ये नहीं सोचते कि ये जो हमारे इंडिया के लॉज है ये बहुत स्ट्रिक्ट है या बहुत रिजिड है। इनको लगता है अगर स्ट्रिक्ट भी है तो ये बिल्कुल सही है अपनी कंट्री को सही चलाने के लिए। अगर किसी को इतनी हार्श पनिशमेंट दे रहे हैं, फांसी की सज़ा फॉर एग्जांपल, तो वो बिल्कुल सही दे रहे हैं अगर किसी हार्श क्राइम के लिए दे रहे हैं। तो इस स्टेज में ये वाली थिंकिंग डेवलप हो जाती है। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, ये हमारी 6th स्टेज है। इस स्टेज में जो व्यक्ति है वो जो उसकी थिंकिंग है वो इतनी एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है कि वो एम्पथी दिखाता है। अब यहाँ पे जो एम्पथी है ना वो ऐसी सिंपल वाली नहीं, बहुत हाई लेवल की आपको एम्पथी दिखानी होती है कि अगर मैं उसकी जगह होता या वो मेरी जगह होता तो वो ये करता। अब बेसिकली अगर हम अपना कोई भी डिसीजन लेते हैं वो हम औरों की जगह पे खुद को रख के लेते हैं, जो कि ऐसा बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। जो आजकल के लोग हैं वो जो उनको चाहिए, जो उनको करना है वो वही करते हैं। दूसरों की हम फीलिंग्स के हिसाब से नहीं चलते कि अगर हम उसकी जगह होते हम ऐसा करते, या फिर अगर हम ये करेंगे उसको इतना बुरा लगेगा। और बेसिकली इस स्टेज में जो व्यक्ति आके वो इतना ज़्यादा औरों के बारे में सोचने लग जाए 6th स्टेज में कि वो अगर लॉज के भी अगेंस्ट जाए तो वो लोगों के लिए बहुत अच्छा करने के लिए जाए। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी जी। सो जो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन है इसके जो एग्जाम्पल्स है वो होंगे, फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी हो गए या फिर नेल्सन मंडेला हो गए, जो कि सबके बारे में सोचते थे, सबके लिए उन्होंने लड़ाई करी अपनी ज़िंदगी के बारे में भी ना सोचकर। सो जो स्टेज 6 है इस स्टेज तक बहुत ही कम लोग तक पहुंच पाते हैं। नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है? एनीथिंग रिलेटेड टू फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ अ पर्सन, जो कि पर्सन व्यक्ति के इमोशंस और फीलिंग्स से रिलेट करता है, जैसे कि हंसना, गुस्सा आना, दुखी होना, तो ये सब एक व्यक्ति के इमोशंस है। सो डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटिमेंट्स आर प्रेजेंट इन इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टिंक्ट्स और एसोसिएटेड इमोशंस है जो कि मैकडॉगल के द्वारा दिए गए हैं। एग्जाम में इनसे भी पूछा जाता है क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन कैसे आता है, आपको इंस्टिंक्ट दे दिया जाएगा और उससे रिलेटेड इमोशन पूछा जाएगा, या फिर आपको इमोशन दे दिया जाएगा उससे रिलेटेड इंस्टिंक्ट पूछा जाएगा। सो जो ये आपको टेबल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये मैकडॉगल द्वारा दिया गया है इमोशन डेवलपमेंट के अंदर। तो आपको इंस्टिंक्ट और उससे रिलेटेड इमोशन सभी ही याद होने चाहिए, ठीक है। कॉम्बैट और पग्निसिटी। सो जो इसका इंस्टिंक्ट है कॉम्बैट और पग्निसिटी, पहले तो मतलब समझेंगे। इन दोनों का मतलब है फाइट या फिर वॉर, लड़ाई से रिलेटेड, ठीक है। तो लड़ाई कब होती है? जब हमें हमारा इमोशन क्या होता है, गुस्से वाला, ठीक है। जब हमारा इमोशन गुस्से वाला होता है तो इंस्टिंक्ट क्या आता है हमारा, लड़ाई, कॉम्बैट या फिर पग्निसिटी, ठीक है, वॉर। डिसगस्ट और हेट, इमोशन है डिसगस्ट और हेट, मतलब नफरत करना। और इसका डिसगस्ट का मतलब भी जब आप किसी से घृणा करते हैं उसका ये मतलब है। और इसका इंस्टिंक्ट क्या होगा, इंस्टिंक्ट वो होगा रिपल्शन, मतलब आप उससे दूर भागोगे। जिस बंदे से आप नफरत करते हो आप उसके पास तो नहीं जाओगे, आप उससे दूर ही भागोगे। देन नेक्स्ट इमोशन है वंडर। वंडर मतलब सोचना, और इसका जो इंस्टिंक्ट है वो है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा। फिर अगर आप कुछ सोच रहे हो तो आप में क्यूरियोसिटी बढ़ती है, आप में जानने की जिज्ञासा बढ़ती है। तो ऐसे ही इंस्टिंक्ट और इमोशन में आपको ये टेबल लर्न करना पड़ेगा, इससे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए किसने दिया है तो ये आपको पता होना चाहिए मैकडॉगल ने दिया है। सो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, यूजफुल लगी हो, सो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन।
और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा एंड डू टेल मी हाउ डिड यू लाइक द वीडियो बाय कमेंटिंग इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव अ ग्रेट डे.